नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे डॉक्टर शशि गोयल जी की कहानी गुलमोहर। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए गुलमोहर। सावित्री देवी की नजरें खिड़की के पार आकाश के दूसरे छोर पर फैले नीले रंग पर टिकी थी। बादल बार बार आते और अपने रंग बिखराकर चले जाते, कभी काला कभी गहरा स्लेटी। जैसे रंग बादल बिखराते वैसे ही रंग उनके दिलो दिमाग को ढकते चले जा रहे थे। तेज तेज आवाज के बीच में बच्चों के चेहरे के नकाब खिसक खिसक कर बादलों के रूप भरकर उसके दिल के आकाश को ढक रहे थे। अरुणा फूले मुंह से छोटी ननंद शिप्रा को बता रही थी कि फ्रिज के लिए तो बाबूजी ने खुद भी कहा था कि बड़े बेटे सोमेश के यहाँ भी फ्रिज आ गया, छोटे बेटे राजेश के यहाँ भी। बस बिचले बेटे ब्रजेश के पास फ्रिज नहीं है तो वह लेकर क्या करेगा, हमारा ले लेगा। लेकिन पिछले साल फ्रिज खराब हुआ तो पैसा बड़े बेटे सोमेश ने लगाया था। अब क्योंकि सोमेश ने एक बिगड़ा पुर्जा ला दिया था, इसलिए सोमेश ने फ्रिज पर अपना हक जता दिया था। कहता था इसमें पैसा मैंने लगाया, साथ ही मेरी गृहस्थी बड़ी है और मेरा फ्रिज बहुत छोटा है, इसीलिए फ्रिज वह ले जाएगा और अपना छोटा फ्रिज माँ के लिए भेज देगा। अकेली माँ इतने बड़े फ्रिज का क्या करेंगी। 2 दरवाजे का बड़ा विदेशी फ्रिज देखकर हर किसी का मन मचल जाता था। जब पापा ने खरीदा था तभी 10,000 का था, अब तो बहुत कीमती होगा। फ्रिज क्या है, पूरी बड़ी अलमारी है, सब रसोई भर दो। बिचली बहू अरुणा की आशाओं पर कुठारा घात हुआ और वह रूठ गई थी। बड़े हैं तो क्या सब चीजों पर उन्हीं का अधिकार बनता है, हमें अधिक जरूरत है। छोटा फ्रिज लेना होता तो हम पहले नहीं ले सकते थे क्या। एक एक कर घर की सभी वस्तुओं के बंटवारे हो रहे थे, लेकिन सावित्री देवी का दिल टुकड़े टुकड़े होकर बिखर रहा था। सुधा बीच बीच में कान में फुसफुसाती, माँ अभी जेवर पर हाथ मत रखने देना, नकद भी मत देना। देखा ना, सब बस लेने की सोच रहे हैं कि एक बार भी सोचा है तुम्हारा घर कैसे चलेगा, तुम्हारी जिंदगी पड़ी है। सुधा की ओर उदास आंखों से देख सावित्री देवी ने नजरें तीनों बेटों और दोनों बेटियों पर डाली। सबके चेहरे उत्तेजना और उत्कंठा से भरे थे कि किसको क्या मिलेगा। जब जब घर पर बच्चे आते अपनी पसंद की चीजों पर नजरें गड़ाकर रखते थे। अनंत बाबू को शाही सामान खरीदने का शौक बहुत था। अखरोट की लकड़ी की नक्काशीदार ड्रेसिंग टेबल, ईरानी कालीन जिसकी मोटाई ही गद्दे जैसी थी, इत्यादि। हर शहर की उत्तम वस्तुओं के साथ विदेशी सामान का भंडार, जो कि आधुनिक युग में अलभ्य हो गया है। कोई कहता, पता है अम्मा, जो तुम्हारे पास 50 कांच की तश्तरियां रखी हैं वैसी तो अब बहुत महंगी हैं। कोई कहता, संगमरमर की इतनी बड़ी मेज पता है अब तो हजारों में आएगी। सावित्री देवी बरामदे में उपेक्षित पड़ी मेज को हैरानी से देखती और कहती, पता नहीं, तब तो तुम्हारे बाबूजी 200 रुपए की आगरा से लाए थे। ड्राइंग रूम में खड़ी आदमकद संगमरमर की परी के बुत पर तो सबका दिल था। सबने अपने अपने घर का एक एक कोना उसके लिए खाली कर रखा था। सावित्री देवी का मन हुआ कि चीख चीख कर कहें, क्या इस हाड़ मास की मां की जरूरत नहीं है? क्या पति के साथ उनकी जिंदगी भी खत्म हो गई? जब तक वो हैं वो इस घर से कुछ नहीं ले जाने देंगी। ले जाना है तो एक बार तो फूटे मुंह से कहो कि मां को मैं ले जाऊंगा। पर मां का घर में क्या होगा? वो कौन सा कोई सजावटी चीज है? पुरानी 5 शीशे की कटावदार मेज पर पॉलिश होकर नायाब चीज बनेगी। मां तो उस घर को बदसूरत बना देगी। शायद मां की किसी भी घर में जरूरत नहीं है,
सबके घर में अलमारी, मेज, सोफा सेट के लिए तो कोने खाली हैं, पर एक कोना ऐसा खाली नहीं है जिसमें मां समा सके। उनके घरों की साज सज्जा से पुराने ढंग की मां मेल नहीं खाती। दिल की दहकन उमड़ते आंसुओं को छन छन कर सूखा कर रही थी। ऐसे लोगों की बातों पर क्या रोना। लगता नहीं कि इन्हें एहसास भी है कि मां नाम का जीव, जिसने कभी दिन रात का सुख चैन गंवाकर अपने रक्त मांस से इनको गढ़ा, उसने दिल में आशाएं बनाई थी कि ये उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। 3-3 बेटों की मां होने का नाज था उन्हें, पर कौन उनका सहारा है? क्या वह नौकरानी जिसका इंतजाम करके जा रहे हैं, या वह चौकीदार जो रात में कोई घर में घुसकर सामान न लूट सके इसका ख्याल रखेगा? पता नहीं प्राण छोड़ते समय 2 बूंद पानी डालने वाला भी कोई होगा कि नहीं। अगर सोमू के बाबू रहते तो चिंता नहीं थी। सुमित्रा देवी फिर बाहर की ओर आंगन में लगे गुलमोहर के पेड़ को देखने लगी। उसके नीचे अनंत बाबू की झूलने वाली आराम कुर्सी पड़ी थी। उन्हें लगा कुर्सी झूल रही है और अनंत बाबू सिर टिकाए झूलते हुए कह रहे हैं, देखा सोमू की मां, बहुत नाज था तुम्हें अपने इन्हीं डॉक्टर इंजीनियर पर। कितनी सुखी गृहस्थी थी तुम्हारी। पर क्या सच में यह तुम्हारी गृहस्थी है? तुम तो मात्र आया हो इनकी। पिछले जन्म में कर्ज लिया होगा इनसे, वही चुका रहे हैं हम। कोई किसी का नहीं होता यहां, सबके पीछे होता है स्वार्थ। सुबह से शाम का अधिकांश भाग अनंत बाबू का इसी कुर्सी पर बीतता था और उसके पास छोटी चौकी डालकर सावित्री देवी घर के काम निपटाती रहती थी। अखबार पढ़ने से लेकर चाय खाना सब इसी कुर्सी पर होता था। यहां तक कि कभी कभी दोपहर की नींद भी वे इसी कुर्सी पर ले लेते थे। चौकी पर बैठी सावित्री देवी सारे मोहल्ले पड़ोस की बातें सुनाती रहती। सब बातों का अंत यही निकलता था कि इनके बच्चे कितने लायक निकले हैं। अनंत बाबू अधिकतर कहते, हाँ जी, तुम्हारे बेटे हैं ना, पता लगेगा कौन कितने पानी में है। चलो 4-4 महीने रह आते हैं तीनों के घर। सावित्री देवी इठलाती, सो मत कहो, सिर आंखों पर रखेंगे। पर सब यहां आते रहते हैं तो उनका मन बदल जाता है। वहां तो मां के हाथ की चीज खाने को भी तरस जाते हैं। ओ सोमू की मां, उनका मन बदल जाता है ये तो तुमने सोचा, पर कभी उन्होंने सोचा कि तुम्हारा भी मन बदल जाए? कभी किसी ने कहा कि बाबू अम्मा कुछ दिन रह जाओ? हाँ, जब काम पड़ता है तब झट अम्मा याद आ जाती है। अरे मैं जमाना देखता हूं, जमाना। सच ही कहा था। एक गहरी सांस निकल गई। मां, भात पात की बात कर रहे हैं, क्या कहती हो तुम? सुधा की फुसफुसाहट से ध्यान बट गया। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। भाई करते हैं तो ठीक है, नहीं तो तुम लोगों को क्या कमी है जो भात पात की तुम्हें आवश्यकता है? अब कुछ जमाने के साथ चलो, कहकर वे उठ आईं। आवाक सुधा मुंह देखती रह गई। यह भी कैसी बात कर रही हैं? दूसरे दिन एक एक कर सब विदा लेने लगे थे। जो सामान साथ जा सकता था ले जा रहे थे और साथ ना जा सकने वाले को अपने हिसाब से ढक दाप कर बंद कर रहे थे। दबी जुबान से सबने बहुत चाहा था कि मां गहने जेवर नकदी का भी बंटवारा कर दे। कल को उन्हें कुछ हो गया तो सबका क्या होगा? पर सावित्री देवी चुपचाप बिना जवाब दिए अपना काम करती रहीं। हालांकि मन में ज्वालामुखी धधक रहा था। उनके निर्लिप्त चेहरे को देख अधिक किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। चलते समय सोमेश कह गया, आज से ही बाहर 2 जने सोया करेंगे। मैंने इंतजाम कर दिया है मां। जैसे बहुत बड़ा एहसान कर दिया। सुधा लिपट कर रोती हुई बोली, मां, अपना ध्यान रखना। सावित्री देवी हर किसी की हिदायतों को सुनती आने वाले भयावह दिनों के लिए सोच रही थी कि वे आने वाले सन्नाटे को कैसे चीर पाएंगी। जाते समय राजेश ने जैसे ही वह आराम कुर्सी उठाई, वो एकदम जोर से चीख पड़ी, नहीं, उसे वहीं रख उसे, छूना भी मत।
राजेश सिटपिटा गया। आश्चर्य से मां की ओर देखता धीरे से पैर छूकर बाहर निकल गया। एक एक कर सब चले गए। सावित्री देवी गुलमोहर के पेड़ के नीचे अपनी पुरानी जगह चौकी पर आ बैठी और कुर्सी के सहारे सिर टिकाकर बोली, सोमू के बाबू, वो तुम्हें भी ले जाना चाहते थे और तुम्हारी यादें ले जाना चाहते थे। मैंने ले जाने ना दिया। अब वे यादें ही तो मेरा सहारा हैं। कहकर फपक फपक कर रो उठी और गुलमोहर के फूल उन पर झड़ते रहे। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।